Moving forward with our next scientific deliberation, would like to request chairperson to call for Dr. S.K. Pathak for management of dyspnea and clinical practice. I invite now Dr. S.K. Pathak. He needs no introduction. And he is going to deliberate on the management of dyspnea in clinical practice. Thank you so much. Please. थैंक यू एवरीवन सिटिंग द हॉल। सभी को पृथ्वी जी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे चेयरपर्सन्स डॉक्टर के गुप्ता जी, हमारे फ्रेंड डॉक्टर अजय राय जी, एके राय साहब और डॉक्टर अमित, इन लोग को तहे दिल से शुक्रिया और आए हुए सभी ऑडियंस को मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग इस रिस्पेक्टिव 13वें संस्करण में आपने सम्मिलित हुआ, हमारा उत्साहवर्धन बढ़ाया। हम आप सभी के लिए शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर बैठे ऑडियंस सभी को मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो इस सेशन में सम्मिलित हुए हैं। चूँकि ये पृथ्वी जी का 13वां संस्करण है और हमारे कई सारे फ्रेंड्स, सीनियर्स, कोलिग सभी लोग हैं, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आए हुए सभी चेयरपर्सन्स और सभी स्पीकर को तहे दिल से शुक्रिया। चूँकि ये सेशन एक्चुअली रखा तो गया था, कई सारे इसमें चीज़ें थी, लेकिन कुछ स्पीकर्स थे जिनको फ्लाइट थोड़ा जल्दी थी, उनको जाना पड़ा, इसलिए थोड़ा हमको फास्ट चलना पड़ा। अब ये सेशन है एक्चुअली मैनेजमेंट ऑफ डिस्निया, और ये खासकर जनरल प्रैक्टिशनर के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि आप कैसे जनरल माइक generally what is this is the basic steps for general practitioner. Breathlessness is common symptom in general practice. किसी भी पेशेंट को अगर सांस फूल रही है तो जनरली हर डिपार्टमेंट में जाता है, चाहे कार्डियोलॉजी में जाए या न्यूरो में भी जा सकता है, प्रेगनेंसी गायनी में भी जा सकता है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट जाता है, एक कॉमन प्रैक्टिकल सिम्टम्स होता है। अब ये इन्वेस्टिगेट करना एक चेस्ट स्पेशलिस्ट का काम होता है कि व्हाट टाइप ऑफ द प्रेजेंटेशन विद डिस्निया सिम्टम्स। तो डायग्नोसिस कैन बी चैलेंजिंग, इट्स अपीयर इन मल्टीपल डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन इज रिस्पिरेटरी एंड कार्डियक। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ बैठे हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर के पांडे, हम उनके साथ काम किए हैं। मुझे पता है कि हम लोग जब काम करते थे तो प्रेजेंटेशन कभी कभी कॉमन आते थे और ये लगता था कि ये कार्डियक होगा या रिस्पिरेटरी होगा। तो इवैल्यूएशन इज द जॉइंट प्रैक्टिस। आपको अगर कहीं लग रहा है कि डिस्निया अनडायग्नोज हो रही है, आप पता नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन थोड़ी लेनी पड़ती है। खासकर चेस्ट फिजिशियन को कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है और कार्डियोलॉजिस्ट को चेस्ट फिजिशियन की जरूरत पड़ती है। जैसे डॉक्टर जी एन श्रीवास्तव सर है, हमने एक कॉमन वर्ड सीखा था कि हार्ट और लंग्स दोनों आसपास हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं। सर आपने बोला था, मुझे अभी भी याद है। तो ये दोनों आसपास है, एक अगर नाराज होता है तो दूसरों को डिस्टर्ब करता है, दूसरा नाराज होता है दूसरे से। अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो लंग्स को डिस्टर्ब करेगा, लंग्स फेलियर हो रहा है तो हार्ट को डिस्टर्ब करेगा। तो ये एक जरूरी चीज़ है कि एक कॉमन कि आपको कैसे पहचानना है, कैसे करना है। अंडरलाइंग डिसऑर्डर कैन रेंज फ्रॉम द रिलेटिव सिंपल टू सीरियस। हो सकता है कोई सिंपल प्रॉब्लम हो, LRTI हो, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, लेकिन कभी कभी ये सीरियस काज हो सकता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एक कॉमन है जिसमें आप डायग्नोस्टिक सारे इवैल्यूएशन कर लेंगे तब भी आप पता नहीं कर सकते हैं। तो आपको सीरियस काज जो पता करना वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल काजेस सभी पता कर लेते हैं। तो टाइमली मैनेजमेंट ऑफ डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली आप मैनेजमेंट कर लें और डायग्नोसिस को अर्ली डिटेक्ट कर लें। वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन की बात होती है जो एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इट कैन बी डिवाइडिंग एक्यूट एंड क्रोनिक। मतलब शुरुआत स्टार्ट हुई है, अभी जल्दी का है या देर से स्टार्ट हुआ। तो मोस्ट कॉमन जो है, अगर एक्यूट ब्रेथलेसनेस है तो इसमें काजेस हो सकते हैं, निमोनिया हो सकती है, एक्यूट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, न्यूमोथोरस हो सकता है, हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम का नाम सुना, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन खासकर बच्चों में, और डायबिटिक कीटोसिस। मुझे याद है
कई सारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब आप जाते हैं तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी ब्रेथलेस करके आते हैं, खासकर किडनी फेलियर के ब्रेथलेस करके आते हैं। तो वहाँ पर आपको ये पता करना है कि ऐसा नहीं कि हर डिस्निया अस्थमा हो सकता है, कई सारे कारण हो सकते हैं, उसको पता करना जरूरी होता है। तो ये दिस इज द मोर कॉमन कार्डियोरेस्पिरेटरी काजेज आर रूल आउट। अगर आपने रूल आउट कर लिया तो एनीमिया भी एक कारण हो सकता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था मेरे पास ओपीडी में, और कई सारे फिजिशियंस को दिखा के रिव्यू करके आया था, और उसकी डिस्निया कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसको इनहेलर, नेबुलाइजर, इवन इंजेक्शंस ब्रोंकोडायलेटर के दे दिए गए, लेकिन पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डेड वेल। जब उसका सीबीसी एक छोटी सी कॉमन इन्वेस्टिगेशन चीज़ है, टूल्स है, जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। उसका हीमोग्लोबिन 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम का हीमोग्लोबिन किसी भी पेशेंट में सिम्टम्स डिस्निया का प्रेजेंट होगा तो वो पता करना जो, तो आपको हर रिपोर्ट की सारी इंपॉर्टेंट होती है। इवन इस्नोफिलिक काउंट अगर पेशेंट का 15%, 20%, 25% है, वो भी प्रेजेंटेशन, तो इस्नोफिलिक निमोनिया भी प्रेजेंटेशन कर सकता है। तो ये देखना है कि आपकी छोटी सी सिंपल इन्वेस्टिगेशन से आप कारण को कितना तक जा सकते हैं। तो आप अगर कभी सीबीसी करते तो उसमें सारी चीज़ें देखनी होती है, खासकर आपको हीमोग्लोबिन क्या है, उसका इस्नोफिलिक काउंट्स क्या लेवल चल रहा है। और दूसरा हाइपोथायराइडिज्म, कई सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है, आप रूटीन में एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट हमें थायराइड की टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो थायराइड सीवियर हाइपोथायराइडिज्म होते हैं। और प्रेजेंटेशन एज डिस्निया आप सब इन्वेस्टिगेट कर लिए, पीएफटी भी देखेंगे तो सब लगभग नॉर्मल आ जाएगा, ब्लड टेस्ट सारे नॉर्मल, सीटी नॉर्मल हो जाएगा, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर थायराइड की रिपोर्ट नहीं कराई तो आप डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ओबेसिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज। किसी भी ओवरवेट पेशेंट में अक्सर डिस्निया होती है, इसके प्रेजेंटेशन अलग हो सकते हैं। चेस्ट वॉल पैथोलॉजी, अब किसी को काइफोसिस है, स्कोलोसिस है, अगर ये सारी चीज़ें हैं चेस्ट वॉल में तो वो हो सकता है डिस्निया प्रेजेंट करके। तो आपको हर चीज़ देखना है एग्जामिनेशन में और आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग में, आपकी हिस्ट्री में। कभी कभी न्यूरोलॉजिस्ट के केसेस में भी न्यूरोमस्कुलर डिसीज आ जाता है, खासकर कई सारे डिजीज होती है जो नर्व्स पैरालिसिस करती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर डायफ्राम पैरालिसिस हो जाती है और उसमें डिस्निया प्रेजेंट कर सकता है। तो अब इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कार्डियक ब्रेथलेसनेस ग्रुप बाय स्पीड ऑफ ऑनसेट? आपको क्लिनिकली कैसे पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप का डायग्नोसिस हो सकती है? अगर किसी पेशेंट में इंस्टेंटेनियस तुरंत अगर प्रेजेंटेशन कर रहा है पेशेंट, तो न्यूमोथोरेसिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज हो सकता है, एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ये अचानक विद इन आवर्स हो सकता है। एक्यूट एयरवे डिजीज में अस्थमा, सीओपीडी एक्सर्वेशन भी हो सकता है, निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी हेमरेज, एक्यूट रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिया निमोनिया। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ और बाद में पता चला कि उसका हार्ट फेलियर था। तो वो सारी चीज़ें देखना होता है कि आप कैसे कर सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के टूल्स होते हैं, जिसमें इको कार्डियोलॉजिस्ट का रोल होता है, इको सबसे मस्ट होता है, ईसीजी सबसे मस्ट होता है। तो एक ईसीजी से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो डिस्निया है वो कार्डियक ऑनसेट है या पल्मोनरी ऑनसेट है। पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे हमने बोला, छोटा एम्बुलेंस में कहीं भी फंस सकता है, खासकर डीबीटी का पेशेंट्स है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट है, वहाँ पर मैंने केसेस अभी कुछ दिन पहले ही मैं एपेक्स में किसी की कॉल आई थी, एपेक्स हॉस्पिटल में, वहाँ पर गया, नी सर्जरी हुई थी, 1 महीने से बेड पर पेशेंट था और अचानक डिस्निया हुआ और तुरंत सीरियस हो गया, आईसीयू में गया, मुझे कॉल गई और किसी को रिलेटिव ने कॉल किया, मैं देखा तो एम्बोलिज्म उसका डी डायमर टेस्ट सिंपल सा है, वो काफ़ी हाई लेवल था, जिस पर फिजिशियन ने ध्यान दे दिया। तो कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट को कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं ऑनसेट। कार्डियक जिसमें एमआई, जैसे डॉक्टर ए.के. पांडे सर हैं, हमने कई सारी से देखे कि एमआई प्रेजेंटेशन करके पेशेंट आए हैं एक्यूट डिस्निया, और मेडिसिन डिपार्टमेंट में या कहीं रिस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। तो आपको ईसीजी इज बेस्ट, इको अगर हो जाए तो और बेहतर है, उससे पता लगा सकते हैं कि ये कितनी। सब एक्यूट ऑनसेट अगर कोई आ रहा है, कुछ दिन से उसको सांस फूल ली है, तो प्लूरल इफ्यूजन वन ऑफ द कॉमन काज, पेशेंट का प्रोग्रेसिव डिस्निया हो रही है,
शुरुआत हुई हल्की हल्की और 1 महीने में बढ़ गई और लगातार बढ़ रही है। और इसके साथ लोबार कोलैप्स हो रहा है, एक्यूटेंशियल निमोनिया हो सकता है, ILD हो सकती है, सुपीरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, पल्मोनरी वेस्कुलाइटिस। ये सारे जो काजेज हैं जो डेज में प्रेजेंट 2-3 हफ्ते या 2-3 दिन के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। मंथ्स और ईयर के साथ जो हिस्ट्री प्रेजेंट करता है उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव COPD एंड आफ्टर एयरवे डिजीज एंड डिफ्यूज पेरेन्काइमल डिजीज इंक्लूडिंग इंटरस्टिशियल निमोनिया। अब ये जो काजेज ऑफ ब्रेथलेसनेस विथ नॉर्मल एक्सरे, अगर हर पेशेंट्स का हम एक्सरे कराते हैं, जनरली अगर किसी भी पेशेंट की सांस फूल रही है उनका एक्सरे कराना बहुत मस्ट होता है। आपको एक्सरे कभी भी किसी हालत में मिस नहीं करना है, जितने जल्दी हो सके उसका एक्सरे कराना। तो इसमें अगर नॉर्मल एक्सरे आ रहा है तो फाइंडिंग में ये सस्पेक्टेड ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको अस्थमा हो, इसको COPD भी हो सकती है, ब्रोंकियोलाइटिस भी हो सकती है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी पेशेंट नॉर्मल एक्सरे दे सकता है। और अर्ली पेरेन्काइमल डिजीज में सार्कोइडोसिस है, ILD केसेस हैं, वायरल निमोनिया है, ये सारे केसेस में आपका एक्सरे लगभग कभी कभी नॉर्मल निकलता है, जिसमें आपको डायग्नोस करने में थोड़ा डिफिकल्ट होती है। न्यूरोमस्कुलर वीकनेस हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी एक्सरे नॉर्मल हो सकता है, एनीमिया में बिल्कुल नॉर्मल एक्सरे आएगा, थायरोटॉक्सिसिस में एक्सरे नॉर्मल हो सकता है। तो एक्सरे नॉर्मल होने पर ये सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर किसी पेशेंट को काजेज ऑफ एपिसोडिक इंटरमिटेंट ब्रेथलेसनेस हो रहा है, एपिसोडिक ब्रेथलेसनेस, तो अस्थमा इसका कारण हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है इसका कारण, एंजाइना पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है एंड हाइपोसेंसिटिव निमोनाइटिस हो सकती है। एंजाइटी एक काफ़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज कर देती है और कई सारे पेशेंट्स हैं, हमने अभी देखा OPDs में हर 10वें पेशेंट में एक पेशेंट एंजाइटी का आता है, डिस्निया। सारे इन्वेस्टिगेशन अगर हम लोग करा लेते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आता है, कुछ भी कहीं फाइंडिंग नहीं। तो उसका एंजाइटी कभी कारण जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है वो हमें पता चल जाता है और उसमें साइकोथेरेपी की सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, साइकेट्रिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये पेशेंट को रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, कैसे उसको काउंसलिंग करनी है और फिर उससे सेटअप कर सकते हैं। तो कई सारे एटियोलॉजी है ब्रेथलेसनेस की, उसकी लैरिंजाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा, निमोनिटिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, ये सारी एटियोलॉजी है जिसके कारण हो सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जनरली यूज़ की जाती है, हम लोग कॉमन प्रैक्टिस में होते हैं। टेकिपनिया जब ब्रेथ हायर होती है, ब्रीडिपनिया जब ब्रेथ लोअर होती है, आर्थोपनिया जब पेशेंट सुपाइन या लाइंग पोस्चर में अगर किसी को सांस फूल है तो ये जनरली रेजिडेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। और ये आर्थोपिनिया, चाइनीज स्टॉप ब्रीथिंग, अनकस्मार्ट ब्रीथिंग जनरली हेयर हैंगर्स, DK में डायबिटिक कीटोसिस से मिलती है। तो जो पैथोफिजियोलॉजी डिपेंड कैसे बनती है, कैसे डिस्निया प्रेजेंट करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ब्रेथलेसनेस जनरली जो होती है, एयर हैंगर्स, नॉट बीइंग एबल टू ब्रेथ फास्ट, इट्स रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीपल इंटरेक्शन ऑफ द सिग्नल्स रिसेप्टर्स फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द मेडुला। हियर द रिस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन द पोन्स एंड मेडुला, जो ब्रेन का पार्ट होता है, बैक पोर्शन होता है, जहाँ पर हमारा रिस्पिरेटरी सेंटर होता है, जिसमें कई सारे फैक्टर हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, जिसका डिस्ने हो सकती है, जिसमें साइकोजेनिक फैक्टर हो सकता है, मेटाबॉलिक फैक्टर हो सकते हैं, वेस्कुलर फैक्टर कई सारे होते हैं, मैकेनिकल मसल्स एंड मोटर को सिग्नल देते हैं, फिर वहाँ से चेस्ट वाल और डायफ्राम को दोनों को सिग्नल जाता है, जिसके कारण डिस्निया का प्रेजेंटेशन होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री अगर बढ़िया से ले लिया, खासकर हम लोग जब भी UG में थे तो हिस्ट्री पर फोकस सबसे इम्पॉर्टेंट होता था। हमारे क्लिनिक से ये बता दें कि आप हिस्ट्री ले लेंगे तो 70% आप केस को डायग्नोस कर लेंगे। आपका 20% एग्जामिनेशन में जाता है, ओनली 10% द डायग्नोस्टिक टूल्स हेल्प यू। तो आपका जो पेशेंट जो भी आता है वो आपकी हिस्ट्री से ही काफ़ी कुछ चल जाता है। हाँ, आजकल टेस्ट जो करते हैं वो आपके मेडिकल सेव करने के लिए सारी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है कि आपको प्रूफ करना होता है। आपको तो पता चल गया है पेशेंट को अस्थमा है, लेकिन आपने PFT अगर नहीं कराई, मेडिकल लीगली केस हो सकता है कि आपने कैसे प्रूव किया कि इसको अस्थमा है। तो हर चीज़ की डायग्नोस्टिक टूल्स की मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस, इसलिए हमें हर टेस्ट जैसे रूटीन होते हैं वो सारे कराने पड़ते हैं और करा के ही इन्वेस्टिगेशन को प्लान करके ही आप डायग्नोस्टिस को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करें तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सर
यस सर। हिस्ट्री जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर का मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, उन्होंने हिस्ट्री पर बहुत बढ़िया फोकस किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हिस्ट्री पर। तो आपकी डिस्निया मैनेजमेंट में हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हम लोग को पढ़ाया और जो अभी भी इनके कई सारे लेक्चर यूट्यूब पर पड़े रहते हैं, वो हिस्ट्री आप किसी का अच्छे से आपने नहीं लिया तो आपकी डायग्नोसिस बनने में बहुत कमियाँ रह जाएंगी और कभी भी आप धोखा खा सकते हैं। तो आपकी हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो पेशेंट कार्डियक का था पहले हिस्ट्री में, उसका कोई इलाज चल रहा था, कोई पल्मोनरी प्रॉब्लम थी, वो पहले पता कर लेना चाहिए। वो पेशेंट बता देगा, उसका अटेंडेंस रिलेटिव सारे बता देंगे। और हिस्ट्री में आपका वनसेट कैसे है, ड्यूरेशन कब से है, अकरेंस कैसे है, रेस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर कैसा चल रहा है, ये सारी सबसे इम्पोर्टेंट है। और कब प्रेजेंट हो सकता है हिस्ट्री में, निमोनिया में स्पेशली, एक्यूट रिजर्वेशन में। तो अगर पेशेंट चेस्ट पेन की हिस्ट्री रहा तो कार्डियक, प्लूराइटिक, मस्कुलर, ये सारे काजेज हो सकते हैं। तो अगर चेस्ट पेन की हिस्ट्री, जैसे अभी कई सारे सवाल आए थे मीडिया की तरफ से कि चेस्ट पेन होगा तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। तो अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो आपका कार्डियक एक हो सकता है, दूसरा कारण आपका पल्मोनरी फैक्टर हो सकता है, तीसरा आपका मस्कुलर या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लूराइटिक चेस्ट पेन मे बी ड्यू टू द पेरिकार्डाइटिस, निमोनिया, न्यूमोथोरेक्स, प्लूराइटिस एंड पल्मोनरी सडन ऑनसेट ऑफ डेथ मे ड्यू टू न्यूमोथोरेक्स। सीवियर एसओबी ओवर तो 1 to 2 आवर सजेस्ट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जैसे डॉक्टर ए के पांडे सर ने देखा होगा कि सीवियर जो ब्रेथलेसन होता है, 1-2 घंटे में पेशेंट एमआई का है, पहले सेटल हो चुका है, अचानक वो प्रेजेंटेशन करता है डिस्निया का, तो हो सकता है उसको हार्ट फेलियर हो और उसका मैनेजमेंट हार्ट फेलियर की लाइन पर करना। तो और कंसिडर नॉन रिस्पायरेटरी काजेज कई सारे होते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा किया था, निमोनिया, एसिडोसिस, ड्रग इंड्यूस पॉइजनिंग के केसेस में भी डिस्निया प्रेजेंट हो सकता है। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्वायर अबाउट द डिस्फेजिया, अगर डिस्फेजिया की हिस्ट्री तो जीआरडी, कई सारे ऐसे जीआरडी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसका डिस्निया प्रेजेंट होता है। और पेशेंट का जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कभी कभी ट्रैकिया में चला जाता है, उसका न्यूमोलाइटिस हो सकती है, अक्सर ये बेड रिडन पेशेंट में होता है और आप बता सकते हैं। एंजाइटी सिम्टम्स में भी ये द साइकोलॉजिकल फैक्टर वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग लाइक बीटा ब्लॉकर, हम लोग जब रेजिडेंट थे तो किसी भी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर मेडिसिन नहीं दें, चूँकि ये बीटा ब्लॉकर मेडिसिन जो अभी तो काफ़ी सारा सेफ मेडिसिन आ गई, बीटा ब्लॉकर पहले बहुत लिमिटेड थी। तो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन भी आपका सीवियर डिस्निया प्रेजेंट कर सकती है और उस चीज़ें में बीटा ब्लॉकर सबसे सेफ है ना। कार्डियो सेलेक्टिव जो आपका है सेलेक्टिव, उन सब बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करना सबसे सेफ और रहता है। स्पूटम सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने स्पूटम कैसे किया, एग्जामिन किया कि नहीं किया और कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो स्पूटम अगर आ रहा है, वाइट स्पूटम है, तो एविडेंस ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। प्रोलेंट ग्रीन स्पूटम आ रहा है, येलो स्पूटम आ रहा है, तो माइट इंडिकेट द रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो आपके स्पूटम की हिस्ट्री बहुत काफ़ी हेल्प करती है। हमको सर ने पढ़ाया भी था उस समय कि स्पूटम पर एक लेक्चर चलता था कि स्पूटम की हिस्ट्री से आप कैसे बता सकते हैं डायग्नोसिस। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी काफ़ी हेल्प करती है। ब्लड कैन बी इंडिकेशन ऑफ द कार्सिनोमा, अगर लंग्स में पल्मोनरी इमेज है उसमें भी स्पूटम जो ब्लडी हो सकता है, तो कार्सिए केसेस में ब्लडी स्पूटम आता है। फ्रोथी वाइट और पिंक स्पूटम एविडेंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा। हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा रोल होता है और हमने जैसे बताया कि 70% आप डायग्नोसिस हिस्ट्री से पता कर सकते हैं, तो 20 to 30% आपके एग्जामिनेशन से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जनरल अपीयरेंस पेशेंट का होता है, कैसे चल के आ रहा है, कैसे आपके स्टूप पे बैठा है और कैसे बातचीत कर रहा है, वो जनरल अपीयरेंस पे ही काफ़ी कुछ डिसाइड कर देते हैं आप। और इसमें कई सारी एग्जामिनेशन फाइंडिंग होती है जो चेस्ट में एग्जामिन करके आप पता कर सकते हैं। कार्डियक एंड पल्मोनरी में चेस्ट का पल्पेशन बहुत जरूरी होता है कि आप कोई एम्फाइसोमस जिन्हें कोई क्रैप्स तो नहीं है, कहीं डलनेस तो नहीं है और आपका कंसोलेशन इफ्यूजन है। तो वो एग्जामिनेशन की फाइंडिंग से आप पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट को ये चीज़ हो सकती है। राइट या लेफ्ट साइड में किसी साइड में आपको चेस्ट में एस्ट्राथो लगा कर देखना होता है और आपके परकशंस जो कि क्लिनिकल स्किल्स होती है वो खासकर रेजिडेंट लाइफ में काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, वो काफ़ी आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प करती है। और हार्ट आपको जब स्टेथो लगाना होता है सबसे लास्ट में आप स्टेथो लगाएं और उससे पता लगाएंगे कि ये पेशेंट
का कार्डियक मर्मर है, कोई ब्रेथ साउंड कैसी है, क्या क्रैप्स आ रहे हैं कि रंकाई आ रहे हैं कि हॉलो साउंड है, ये कई सारी साउंड्स होती हैं जो आप स्टेथो से पता लगा सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में which may be the due to obstructive causes but may be the due to the pulmonary edema and rest may be the pulmonary edema and pneumonia. Rapid irregular heart rate may be signified the dysarrhythmia. ऐसे हार्ट फेलियर के समय डिसअर्थमिया हो सकता है और कई सारे एरिथमिया हो सकते हैं जो प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में पल्स फील्स करने के बाद पता चल सकते हैं। तो इसमें हार्ट फेलियर के समय हार्ट की साइंस, लेफ्ट वेंट्रिकल्स डिस्फंक्शन और इस्कीमिया की सारी चीज़ें आपको एग्जामिन करनी होती हैं। मर्मर सबसे इम्पॉर्टेंट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। अगर आपको आरएसटी का केस है, रोमेटिक हार्ट डिजीज है, उसमें आपको मर्मर कई सारी सुनाई देगी जो स्पेशली आप डील कर सकते हैं पेशेंट को कि इसको हार्ट फेलियर क्यों हुआ। फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे हमने आपको अभी शुरुआत में ही बताया था कि फाइंडिंग्स से जैसे वीज है, पल्स पैरालिसिस, एसएससी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो पॉसिबिलिटी आप एक्यूट अस्थमा हो सकता है। विचिंग या क्लबिंग या बैरल चेस्ट डिक्रीज द ब्रेथ साउंड्स, सीओपीडी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। फीवर और क्रैकर्स इंक्रीज प्रेमेटर से निमोनिया के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इडिमा, नेक बेन डायमेंशन और हार्ट साउंड्स जो होते हैं उससे आप पता सकते हैं हार्ट फेलियर के साइंस। वीचिंग, फ्रिक्शन ड्रॉप्स और लोअर रेस्पिरेटरी स्वेलिंग जनरली पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। एब्सेंट ब्रेथ साउंड, हाइपररेजोनेंस जनरली न्यूमोथोरक्स में होता है, वो क्लिनिकली आप जस्ट करते हैं। इंस्पायरटी, स्टाइडर है, रंकाई रिस्ट्रिक्शन, स्टाइडर ड्रोलिंग फीवर जनरली द एपिलेटिक्स ग्रुप में हो सकता है। तो डायग्नोस्टिक वर्क आपको करना है। आप जो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री ले लिया, आपको कैसे डायग्नोस्टिक वर्क के लिए डॉक्टर स्वप्निल ने काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया। मुझे उम्मीद है कि सभी को काफ़ी हेल्पफुल होगी। काफ़ी लेटेस्ट वर्जन उन्होंने दिया था। हम छोटा सा बेसिक चीज़ें आपको दे रहे हैं कि पल्स ऑक्सीमेट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर क्लिनिक पे उपस्थित रहता है, आप उसको फाइंडिंग कर सकते हैं। रेडियोग्राफ्स, सीटी स्कैन, एक्सरे, चेस्ट एमआरआई जो भी आपको कराना है उससे आप बता सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर अमित जी बैठे हुए हैं, अमित सिंह, उनसे मैं कई सारे डिस्कशन करता रहता हूँ। रेडियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और सिटी में बहुत सारे डिस्कशन हम लोग के होते रहते हैं। तो आप रेडियोलॉजी से काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है डायग्नोस्टिक स्किल्स में। और ईसीजी और स्पायरोमेट्री से भी कई सारी चीज़ें आप डायग्नोस्टिक वर्क कर सकते हैं। सीबीसी सिंपल टेस्ट है, उससे भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में जनरली स्पुटम, रेडियोलॉजी में चेस्ट एक्सरे, रेडियोआइसोटोप्स, ब्रोंकोस्कोपी, लंग फंक्शन टेस्ट, पल्स ऑक्सीमेट्री, ये सारी चीज़ें आप करके पता लगा सकते हैं। अब जब सारी चीज़ें आपने कर लिया, हिस्ट्री ले लिया, एग्जामिनेशन कर लिया, आपने डायग्नोस्टिक वर्क किया, आपकी डायग्नोसिस स्टेप पे पहुंच गए, तो आपको सबसे पहले एयरवे पेटेंसी को जितने जल्दी हो सके पेशेंट को दें। Observe the breathing pattern including use of specific muscles, monitor the cardiac rhythm and measure the vitals and pulse oximetry. Further assessment of stable patient, अगर once a patient enters the emergency department, immediate maintain the airways, maintain his ability to speak, breathing. The history about the medication use and cough and fever, chest pain is very important. The recognition is that these patients present with symptoms like hypotension, alternate hypoxia, and irritable arrhythmia, and stridor techniques, and unilateral breath sounds. Respiratory at more than 40%. And then we have to use first add the oxygen, consider the intubation, next establish the IV assessment and start the IV fluids if patient is not cardiac heart failure. Perform the needle thoracocentricity, patient is in pneumothorax. Administer the nebulized bronchodilator if COPD is, and an IV or IM furosemide diuretics in case of the pulmonary edema and heart failure. Patient present with either breathlessness, difficulty breathing, tachypnea, increase the respiratory rate. The triage must be maintained for during the emergency patients. The following telephonic triage may be used generally when a patients आप क्लिनिक पे नहीं है तो आप टेलीफोनिक ही ट्रायल्स बना सकते हैं। अगर बच्चे की बात करें तो लेस देन 3 मंथ्स है और सडन ऑनसेट है, सोर थ्रोट है और कॉफी है, लेथार्जी है और टेम्परेचर मोर देन नहीं। If patient temperature is high, then we have to segregate patient to emergency department. If patient is not having the temperature and other symptoms, then you have to take care management and reach the patient.
When adults, severe dyspnea or new dyspnea at onset, sudden onset of chest pain, there may be possibility of history of CHF and progressive dyspnea. Inform the physician, increase the diuretics and weight and involve the specialist. If no history, that we have the history of COPD and history of asthma, inform the physician of the bronchodilator, khasa chest physician. If the patient is very serious, we have to go for the ICU department. There are many differential diagnoses usually used in children also. So, sir, we have to summarize here because we are going to late session here. I will summarize the respiratory difficulties, the common presenting symptoms in general practice. Initial role of general physician is to assess the severity with respect to the need the oxygenation and intubation. Unstable patient often require intravenous assessment and oxygenation, possibility of intubation and ventilator support. Cause of discomfort as acute or chronic are commonly respiratory or cardiac. So we have to use first, if patient is respiratory failure, we have to use the BiPAP, so non-invasive ventilation. If patient is much serious, unconscious, severe respiratory failure, CO2 narcosis, type 1, type 2 severe respiratory, then we have to intubate the patient and further for ICU management and involve the intensive further treatment. So thank you so much for every kind listening. Thank you so much. Thank you. Yes, any question? Yes, sir, बताएं. How to differentiate a case of air hunger and SOB, shortness of breath, Shortness of breath and air hunger. air hunger. Yeah. Air hunger. Oh, sorry. Shortness of breathness is the clinical terminology. Where the hearing is the non-medical terminology, is generally the later utilized during the clinical practice. ये shortness of breath से आप किसी diagnosis की एक medical line पर treatment plan कर सकते हैं. Air hunger is generally not used in our मतलब clinical practice in the using. The patient asking with air hunger, hyperphagia, then we have to suggest the patient to investigate for further and treatment planning. सर मे आई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो मरीज बताएगा, एयर हंगर नहीं बताएगा. एयर हंगर आपको ढूंढना होगा. Yes, yes, sir. Any question? Sir. Dr. Pathak has already described a very core subject of the dyspnea and how to approach, how to go about it. And the important thing, the drug induced which triggers the asthma is very important, and we miss all that together. We oftenly use aspirin, we oftenly use beta blockers. They are very important and they trigger the asthma. And importantly, one important drug we miss together is a drug, a beta blocker, which is being used by the ophthalmologist, that is timolol. That does also trigger the bronchial asthma. So please ask if anybody is coming to you and is triggered with that, a simple anti-glaucoma drug, timolol, 1% solution can also trigger this situation. So we have seen the cases. So please also don't ignore this particular drug also. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर. हमारे साथ हमारे गुरुजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुछ बोलना चाहेंगे. हिस्ट्री ऑफ जैसे क्लिनिकल हिस्ट्री फॉर द पेशेंट ऑफ रिस्पिरेटरी. प्लीज सर. माइक नहीं, क्या आपने इतना अच्छा बोला कि क्या मैं बोलूं? बस ये मैंने थोड़ा हिंदी वर्जन में गया. ये जरूर कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज के दिन भी अगर हम आई एम स्पीकिंग इन कौन सा महीना हो गया वे? मई में जुलाई सॉरी मैं बहुत लेट पीछे चल रहा हूँ. सो जुलाई 5 को मैं बोल रहा हूँ 26 में, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. ये एविडेंस है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ. अगर आप पढ़िए लिटरेचर
तो लिटरेचर ये कहता है अ गुड हिस्ट्री कैन प्रोवाइड यू 75 to 80% of the things what is required to either diagnose or to even treat. जैसे अभी पाठक जी ने कहा कि मैं बलगम में उस जमानों में शायद बहुत लंबा लेक्चर लेता था कि बलगम देख के कैसे आप समझ सकते हो, पूछ करके कैसे समझ सकते हो कि उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है नहीं है। आजकल तो एंटीबायोटिक नीड के लिए बहुत से टेस्ट आ गए हैं, लेकिन मैं टेस्ट के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ आप सबको। मैं रोज़ इन एंड आउट देखता हूँ और मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई टेस्ट का इलाज मत करो, मरीज का इलाज करो। तो जब मरीज का इलाज करेंगे तो जब तक आप मरीज को समझेंगे नहीं, दो मरीज कभी एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट उनके चीज़ें होती हैं। तो हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के दिन भी मैं अगर बोल रहा हूँ, अब आप बलगम अगर कोई कह रहा है, जैसे बलगम आते ही हम पूछते हैं, भाई ये एमडी के इम्तिहान में अक्सर पूछते थे, लोग बता नहीं पाते थे, पीला बलगम आ रहा तो क्या मतलब। अरे पीला बलगम का एक बहुत इजी सा काज है कि भाई इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूट्रोफिलिक है तो इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन पीला बलगम कभी कभी यूस्नोफिलिक कंडीशन में भी आता है, उसमें भी येलो स्प्यूटम आता है। तो अगर आपको डिटेल में पता है और डिटेल में आप समझते हैं और मरीज़ से बात करें। एक बात हम कह के ख़त्म करना चाहते हैं, मरीजों की सबसे बड़ी कंप्लेंट आज क्या है। देखिए हम कहते हैं भाई हम टर्सरी टेट्रा या पेंटा केयर डॉक्टर हो गए हैं। जब आदमी घूम घाम के इधर उधर से आता है तो हमें क्या शिकायत हो देता है, शिकायत ये देता है, सर डॉक्टर साहब ने तो बात तो की नहीं, कुछ आला भी नहीं लगाया। आजकल आला भी लगाना लोग भूल गए हैं। तो ये सब आपको हेल्प तो करता ही है और मरीज का आपका स्टेटस मरीज के निगाहों पर बहुत बढ़ता है। अभी हम लोगों को लोग क्यों चाहते हैं, वो देखते हैं भाई आते हैं कि भाई मरीज अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, कायदे से सब पूछ रहे हैं, बहुत डिटेल में पूछ रहे हैं और तब जाके कुछ 2-4 दवाई लिख देते हैं। आजकल उल्टा हो रहा मैं देख रहा हूँ। मैंने परसों एक पर्चा देखा जिस दिन मैं 1 तारीख को 3-4 दिन हो गया 24 दवाई लिखी थी एक पर्चे पे 24 मेडिसिन। हाँ मेरे समझ नहीं आ रहा है 24 दवाएं ये क्या हैं सब। उसमें 2-3 एंटीबायोटिक थी, 2-3 बी कॉम्प्लेक्स था, 2-3 और पता नहीं क्या क्या थे। तो कहने का मतलब कहाँ से वो जेनेसिस हो रही है। जेनेसिस इसलिए हो रही है कि पीपल आर नॉट टेकिंग हिस्ट्री, मरीज से बात नहीं कर रहे हैं, मरीज को देख नहीं रहे हैं। पीएफटी कराया, मान लिया एक पीएफटी होता है ना इन्वेस्टिगेशन, अब वो पीएफटी कह रहा नॉर्मल है, हमने आला लगाया तो देखा उसको रंग का ही सुनाई पड़ रहा है, तो हम पीएफटी आई विल थ्रो इन डस्टबिन, पीएफटी थ्रो मान लेंगे। हम तो मानेंगे भाई उसको तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है, मैंने आला लगाया तो रंग का ही हम पहचानते हैं, तो रंकाई हो रही है तो हम उसको तो कहेंगे भाई इसका इलाज करना जरूरी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाठक साहब ने जो हमें पुरानी बातें याद करा दी, ये लोग जब पढ़ते थे तो बहुत डांट भी पड़ती थी कि तुमने ये नहीं लिया, तुमने ये नहीं लिया, तुमने ये नहीं लिया, ये लेके आओ जाओ फिर से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन नटसेल, हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चे खासकर जो यंगर जनरेशन हमारी है वो सीखिए। पाठक जी ने सही कहा, मेरे ही स्टूडेंट्स ने कहा डॉक्टर साहब जैसा आप पढ़ाते थे किसी ज़माने में हिस्ट्री लेना, वो आप डालिए ना कहीं। तो मैंने यूट्यूब पर डाला, मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार लोग उस यूट्यूब को देख चुके हैं। तो इसके मुझे लगा ये छोटी छोटी बातें भी पढ़ाना धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, बहुत ज़रूरी हो। थैंक यू डॉक्टर पाठक। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर पाठक सर।